नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने शेन पैरिश की किताब है द ग्रेट मेंटल मॉडल्स और इसकी शुरुआत ही एक ऐसे विचार से होती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी सोच की जो क्वालिटी है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे दिमाग के टूल बॉक्स में कितने तरह के मॉडल्स हैं। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है। हम एक तरह की सोचने की मशीन बनाने की कोशिश करेंगे और इसके जो पुर्जे हैं वो हम विज्ञान की अलग अलग शाखाओं से उठाएंगे, कुछ भौतिकी से, कुछ रसायन विज्ञान से और कुछ जीव विज्ञान से। ये एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है इसे देखने का, क्योंकि अक्सर हम दुनिया को सिर्फ एक ही चश्मे से देखते हैं, शायद अपने प्रोफेशन के नज़रिए से या अपने अनुभवों से। सही बात है। और ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि अगर आपकी टूल बॉक्स में सिर्फ एक हथौड़ा है तो हर चीज कील ही नजर आएगी। बिल्कुल, आपको हर समस्या एक कील की तरह ही दिखेगी। लेकिन अगर आपके पास पेंचकस, पाना, सब कुछ हो तो आप किसी भी चुनौती के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस थिंकिंग मशीन को बनाना शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं भौतिकी के कुछ सबसे बुनियादी लेकिन शक्तिशाली विचारों से। ओके, तो पहला पुर्जा है पारस्परिकता, मतलब रेसिप्रोसिटी। इसका जो मूल विचार है वो बहुत सीधा है। जब आप किसी चीज पर असर डालते हैं तो वो चीज भी आप पर पलटकर असर डालती है। एक तरह का लेन देन है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं जैसे को तैसा, या एक हाथ दे एक हाथ ले। हाँ, और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। इसका आधार न्यूटन के गति के तीसरे नियम में है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया, हर क्रिया की एक बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। और ये नियम सिर्फ ग्रहों और रॉकेटों पर लागू नहीं होता, ये हमारे रिश्तों, हमारे काम, हर चीज पर लागू होता है। किताब में इसका एक क्लासिक उदाहरण जेट हवाई जहाज का है। हाँ, वो हवा को जोर से पीछे धकेलता है और इसी धक्के की प्रतिक्रिया में हवाई जहाज आगे बढ़ता है। बिल्कुल। या फिर एक ऑक्टोपस जो पानी को तेजी से बाहर फेंककर खुद को आगे की तरफ धकेलता है। कमाल की बात तो ये है कि जब आप जमीन पर खड़े होते हैं तो आप जितना बल जमीन पर डाल रहे हैं, जमीन भी ठीक उतना ही बल आप पर वापस डाल रही है। सही बात है। और यहां से ये दिलचस्प हो जाता है। यही नियम इंसानी व्यवहार में भी काम करता है। अच्छा जी। कैसे? कभी सोचा है कि रेस्टोरेंट में वेटर बिल के साथ एक छोटी सी कैंडी या सॉफ्ट क्यों रखता है? हाँ, रखते तो है। वो एक छोटी सी क्रिया है और उसकी प्रतिक्रिया में हमें ज्यादा टिप देने की एक सामाजिक मजबूरी महसूस होती है। अरे वाह! ये पारस्परिकता ही है। लेकिन इसमें एक और पहलू है। कई बार हम इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जिसे हम चालाकी कह सकते हैं। मतलब मैनिपुलेशन। हाँ, मैनिपुलेशन। जैसे कोई सेल्समैन आपको एक छोटा सा मुफ्त तोहफा देता है ताकि आप कुछ बड़ा खरीदने के लिए दबाव महसूस करें। वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इसका एक और उदाहरण जो मुझे बहुत पसंद आया वो अमेरिकी फुटबॉल का है। अच्छा। जब एक खिलाड़ी दूसरे को पूरी ताकत से टैकल करता है तो जितना जोर वो सामने वाले पर लगाता है उतना ही झटका उसे खुद भी महसूस होता है। बिल्कुल, दोनों को महसूस होता है। हाँ, मतलब आप अपने विरोधी पर जितना जोर लगाते हैं उतना ही खुद पर भी महसूस करते हैं। ये तो एक्शन फिल्मों के बिल्कुल उलट है। और इससे मुझे एक और मॉडल का आइडिया याद आता है जहां हम कम से कम बल लगाकर सबसे बड़ा असर पैदा करना चाहते हैं। लेवरेज। आर्किमिडीज ने कहा था, मुझे एक लंबा पर्याप्त लीवर दो और मैं पृथ्वी को हिला सकती हूँ। बिल्कुल। ये शब्द लैटिन के लेवरे से आया है, जिसका मतलब है हल्का करना। लेवरेज का असली मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना है। पैरिस हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ दिन रात मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता। आपको सही मौकों का, सही टेक्नोलॉजी का या सही लोगों का लाभ उठाना पड़ता है। आपको लिवरेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है एक सामुदायिक कार्यक्रम की योजना बनाना। बताइए। आप अकेले पोस्टर लगा सकती हैं, लोगों को फोन कर सकती हैं और थक सकती हैं। या फिर आप स्थानीय व्यवसायों से स्पॉन्सरशिप लेकर और स्वयं सेवकों की एक टीम बनाकर अपने प्रयास को 100 गुना बढ़ा सकती हैं। ये लिवरेज है। हाँ, आपने अपने बल को कई गुना बढ़ा दिया। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। अच्छा? नसीम निकोलस तलेब जैसे विचारक हमें आगाह करते हैं कि लिवरेज एक दो-धारी तलवार है। मतलब? ये आपके मुनाफे को जितना बढ़ा सकता है उतना ही आपके नुकसान को भी बढ़ा सकता है। सोचिए शेयर बाजार के बारे में। ओके। लोग उधार लेकर यानी लिवरेज का इस्तेमाल करके निवेश करते हैं। अगर बाजार ऊपर गया तो मुनाफा जबरदस्त होता है,
लेकिन अगर बाजार गिर गया, और सिर्फ अपना पैसा ही नहीं, उधार लिया हुआ पैसा भी खो देते हैं। बिल्कुल तबाही हो सकती है। वाह, तो लेवरेज का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सिस्टम में बहुत ज्यादा ऊर्जा डाल दी जाए और वो नियंत्रण से बाहर हो जाए। और ऊर्जा की बात करें तो मुझे किताब का एंट्रोपी वाला हिस्सा याद आता है। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। हाँ, बिल्कुल। और ये विज्ञान के सबसे क्या कहते हैं डरावने लेकिन सबसे जरूरी नियमों में से एक है। ऊष्मप्रवैगिकी का दूसरा नियम कहता है कि कोई भी बंद सिस्टम जिसे बाहर से कोई मदद ना मिले, वो समय के साथ हमेशा बिखराव की तरफ ही जाता है। बिखराव की तरफ? हाँ, इसे समय का तीर भी कहते हैं, क्योंकि यही वो नियम है जो बताता है कि क्यों हम अंडे को फोड़कर आमलेट तो बना सकते हैं, पर आमलेट से वापस साबुत अंडा नहीं बना सकते। अच्छा, चीजें हमेशा व्यवस्था से अव्यवस्था की तरफ ही जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम कोशिश करना छोड़ दें तो हमारे रिश्ते, हमारी कंपनियां, यहाँ तक कि हमारा साफ सुथरा कमरा, सब कुछ अपने आप बिखर जाएगा? ये तो बहुत निराशावादी सोच लगती है। निराशावादी नहीं, बल्कि यथार्थवादी। ये हमें बताता है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा की जरूरत होती है। आपका बगीचा अपने आप सुंदर नहीं बना रहेगा, उसमें से खरपतवार निकालनी पड़ेगी। आपका रिश्ता अपने आप मजबूत नहीं रहेगा, उसमें समय और भावनाओं का निवेश करना पड़ेगा। सही बात है। एंट्रोपी हमें याद दिलाती है कि आराम करने का मतलब है पीछे जाना। आपको चीजों को बिखरने से रोकने के लिए लगातार ऊर्जा लगानी पड़ती है। ये सीधे सीधे जुड़ता है एक और मॉडल से, जड़ता यानी इनर्शिया। हाँ, न्यूटन का पहला नियम कहता है कि एक चीज जो रुकी हुई है वो रुकी ही रहना चाहती है, और जो चल रही है वो चलती ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। बिल्कुल। और ये नियम हमारी आदतों और हमारे दिमाग पर हूबहू लागू होता है। अच्छा, यही वजह है कि सुबह बिस्तर से उठना इतना मुश्किल होता है। हमारा शरीर और दिमाग अपनी स्थिर अवस्था में रहना चाहते हैं। हाँ, उन्हें चलाने के लिए एक बाहरी बल की जरूरत होती है, जैसे अलार्म की तेज आवाज या किसी जरूरी मीटिंग का डर। हाँ, ये तो बिल्कुल मेरी सुबह की कहानी है। मेरा दिमाग बिस्तर में रहना चाहता है और उसे बाहर निकालने के लिए कॉफी नाम के बाहरी बल की जरूरत पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मजाक से हटकर यही जड़ता हमें उन नौकरियों में फंसाए रखती है जिनसे हम नफरत करते हैं, या उन बुरी आदतों में जो हम छोड़ना चाहते हैं। सही है। बदलाव के लिए बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति या किसी बाहरी घटना की जरूरत होती है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो आज की दुनिया से जुड़ी है, मल्टीटास्किंग। हाँ, मल्टीटास्किंग। हमें लगता है कि मल्टीटास्किंग एक बहुत अच्छी स्किल है, लेकिन भौतिकी के नजरिए से देखें तो ये एक्चुअली एक सजा है। सजा? हाँ, हर बार जब हम अपना ध्यान ईमेल से हटाकर किसी प्रेजेंटेशन पर लगाते हैं, तो हम अपने दिमाग को एक रुकी हुई गाड़ी को फिर से धक्का देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अच्छा। इस प्रक्रिया में बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है। कोई ताज्जुब नहीं कि दिन के आखिर तक हम इतने थक जाते हैं। ये मानसिक जड़ता को बार बार तोड़ने की कीमत है। कमाल है। तो हमारी थिंकिंग मशीन का इंजन इस समझ पर काम करता है कि चीजों को बनाए रखने और बदलने के लिए लगातार ऊर्जा चाहिए। अब इस मशीन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं जो जिंदा चीजों से प्रेरित हो। जीव विज्ञान? हाँ, चलिए जीव विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा सबक है, अनुकूलन करो या मरो। सही कहा। विकास का सिद्धांत ये नहीं कहता कि सबसे मजबूत प्रजाति बचती है। नहीं, बल्कि वो प्रजाति बचती है जो अपने माहौल के हिसाब से सबसे बेहतर तरीके से ढल जाती है। इसका क्लासिक उदाहरण इंग्लैंड के पेपरमिंच पतंगों का है। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो औद्योगिक क्रांति से पहले ये पतंगे हल्के रंग के होते थे और पेड़ों की सफेद छाल पर आसानी से छिप जाते थे। लेकिन जब फैक्ट्रियों के धुएं से पेड़ों की छाल काली पड़ गई, तो हल्के रंग के पतंगे शिकारियों को आसानी से दिखने लगे। बिल्कुल। और फिर क्या हुआ? फिर गहरे रंग के पतंगे जो पहले बहुत कम थे, अब छिपने में माहिर हो गए और उनकी संख्या बढ़ने लगी। हाँ, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी और हल्के रंग वाले लगभग खत्म हो गए। उन्होंने अपने बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लिया। तो मतलब सबसे अच्छा होना जरूरी नहीं है, अपने माहौल के हिसाब से सबसे फिट होना जरूरी है। बिल्कुल। और इसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। ये बात एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाती है, खासकर करियर के मामले में। क्या हमें किसी एक चीज का माहिर यानी विशेषज्ञ बनना चाहिए, या फिर बहुत सारी चीजें जानने वाला सामान्यज्ञ? जीव विज्ञान में इसका बहुत अच्छा मॉडल है। कुछ प्रजातियां विशेषज्ञ होती हैं, जैसे कोआला, जो सिर्फ नीलगिरी के पत्ते खाता है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ नीलगिरी के पत्ते। अगर नीलगिरी के पेड़ खत्म हो जाएं, तो कोआला भी खत्म हो जाएंगे।
ओ, वहीं दूसरी तरफ सामान्यज्ञ होते हैं, जैसे रैकून या हम इंसान। हम हर तरह के माहौल में रह सकते हैं, हर तरह का खाना खा सकते हैं, हम बहुत लचीले होते हैं। ये सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है। क्या मुझे किसी एक स्किल में बहुत गहरा जाना चाहिए या फिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना चाहिए? किताब के अनुसार इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपका माहौल कितना स्थिर है। मतलब मेरा उद्योग। हाँ, आपका उद्योग। अगर आप एक ऐसे उद्योग में हैं जो बहुत स्थिर है और ज्यादा नहीं बदलता, तो विशेषज्ञता बहुत काम आती है। लेकिन अगर आप एक ऐसे फील्ड में हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत तेजी से बदल रहा है, तो एक सामान्यज्ञ होना बेहतर है। हाँ, जो जल्दी से नई चीजें सीख सके और ढल सके, वो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आज की दुनिया में शायद सामान्यज्ञों का पलड़ा थोड़ा भारी है। बिल्कुल। तो अनुकूलन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक भी होता है। और हमारे सामाजिक जीवन के लिए भी एक बड़ा ही हैरान करने वाला मॉडल है डनबार की संख्या। ये मेरी पसंदीदा अवधारणाओं में से एक है। बताइए इसके बारे में। मानव विज्ञानी रॉबिन डनबार ने यह सिद्धांत दिया कि हमारा दिमाग स्थिर सामाजिक संबंधों को बनाए रखने की एक सीमा रखता है। एक लिमिट। हाँ, एक संज्ञानात्मक सीमा। और ये संख्या लगभग 150 है। 150। हाँ, हम दिमागी तौर पर 150 से ज्यादा लोगों के साथ सार्थक रिश्ते नहीं बनाए रख सकते। और इसके भी कई स्तर हैं, है ना? हाँ, और वो स्तर बहुत सहज लगते हैं। सबसे अंदर का गोला होता है 5 लोगों का। ये हमारे सबसे करीबी लोग होते हैं, परिवार या बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है। इसके बाद आता है 15 लोगों का समूह, हमारे करीबी दोस्त। फिर 50 लोगों का एक बड़ा समूह जिन्हें हम अपना दोस्त मानते हैं। और सबसे बाहर का गोला है लगभग 150 लोगों का। ये वो लोग हैं जिन्हें आप किसी शादी में बुलाएंगे। बिल्कुल, जिनके साथ आपका एक विश्वास का रिश्ता है। ये एक आहा पल जैसा है। ये समझाता है कि क्यों 150 से ज्यादा लोगों की कंपनियां अक्सर अपनी संस्कृति और वो अपनेपन की भावना खो देती हैं। सही बात है। और ये भी बताता है कि क्यों छोटी टीमें इतनी असरदार होती हैं। लेकिन इसका आज की दुनिया में क्या मतलब है, जहां हमारे फेसबुक पर हजारों दोस्त हैं? यही तो असली बात है। सोशल मीडिया हमें हजारों लोगों से जुड़े होने का एक भ्रम देता है, लेकिन हमारा पाषाण युग का दिमाग इसे संभाल नहीं सकता। जब हम 5000 दोस्तों की फीड देखते हैं तो हमारा दिमाग अभिभूत हो जाता है। ये सामाजिक चिंता और अकेलेपन की भावना पैदा कर सकता है, क्योंकि हम इतने सारे सतही रिश्तों को निभाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल, जबकि हमारा दिमाग गहरे सार्थक रिश्तों के लिए बना है। हमारा हार्डवेयर अभी तक सॉफ्टवेयर के हिसाब से अपडेट नहीं हुआ है। तो हमारी ये थिंकिंग मशीन अब लगभग तैयार है। हमने भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से यात्रा की है और देखा कि ये मानसिक मॉडल हर जगह है। तो इन सब का क्या मतलब है? बस इन मॉडलों को जान लेना ही काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली ताकत इन्हें जानने में नहीं, बल्कि अपने दिमाग में इन मॉडल्स का एक जाल बनाने में है। एक लैटिस वर्क? हाँ, ताकि जब भी कोई नई स्थिति सामने आए तो आप उसे सिर्फ एक नहीं बल्कि 4-5 अलग-अलग मॉडल्स के चश्मे से देख सकें। पेरिश इस बात पर जोर देते हैं कि सीखने की कुंजी केवल अनुभव नहीं है, बल्कि उस अनुभव पर किया गया चिंतन है। अच्छा। वो एक जर्नल रखने की सलाह देते हैं जहां हम अपने फैसलों और उनके नतीजों का विश्लेषण इन मॉडलों का इस्तेमाल करके कर सकें। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं जो इन सभी मॉडल्स को एक साथ जोड़ता है। हाँ। सोचिए कि लिवरेज जो हमने भौतिकी से सीखा और डनबर्ग की संख्या जो हमने जीव विज्ञान से सीखी, ये दोनों एक समुदाय या कोई सामाजिक आंदोलन बनाने की कोशिश करते समय कैसे एक साथ काम कर सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कैसे एक छोटा, केंद्रित और विश्वास से भरा समूह जो डनबर्ग की 150 की संख्या के भीतर हो, सही जगह पे सही समय पर दबाव डालकर यानी लिवरेज का इस्तेमाल करके एक बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकता है? शायद दुनिया को बदलने का राज बड़ी भीड़ में नहीं, बल्कि एक छोटे जुड़े हुए समूह की स्मार्ट कार्रवाई में छिपा है।